जय हिंद साथियों। चर्चा करते हैं 6 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ऑफिशियली अब ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्यों इसके बारे में चर्चा करेंगे? क्योंकि ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एंटिटी बन चुकी है 23 जनवरी 2025 को। इसके लिए क्या हुआ है? इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो एक्ट करेगी एज डिपॉजिटरी ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो भी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हिस्सा होना चाहते हैं उनको अपना एग्रीमेंट डिपॉजिट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेगी एज डिपॉजिटरी ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, अब इनिशियल रैटिफिकेशन किन कंट्रीज के हुए हैं देख लेते हैं। तो इनिशियल रैटिफिकेशन अभी 5 कंट्रीज से आए हैं। 5 कंट्रीज हैव डिपॉजिटेड देयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रैटिफिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल अंडर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिनको 5 कंट्रीज ने साइन किया है और डिपॉजिट कहां पे किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डिपॉजिट किया है। याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है आपको, कोई और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एफर्ट्स वाला या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कुछ भी मिनिस्ट्री दी जा सकती है यहाँ पे, है ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी एक्टिंग एज डिपॉजिटरी ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब ये 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं, एग्जाम में आने लायक एकदम पोटेंशियल सवाल है इसमें। तो सबसे पहले तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही है, फिर रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ है, फिर किंगडम ऑफ ईस्वातिनी है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया है और रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया है। अब आपसे क्या करेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी कंट्रीज ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए, और आपको ऑप्शन दे देंगे तो आप अच्छे से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, मतलब इंडियन, हमारा जो इंडिया भारत है, इन्होंने रेटिफाई किया है, निकारागुआ ने, ईस्वातिनी ने, सोमालिया ने और लाइबेरिया ने। ठीक है, ये कंट्रीज इनिशियल रेटिफिकेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट प्रदर्शन की है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। टोटल मेंबरशिप की बात करें तो इसमें टोटल 27 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया हैव अग्रीड टू ज्वाइन आईबीसीए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए 27 कंट्रीज ने हामी भरी है कि ये लोग ज्वाइन होंगे और धीरे धीरे फिर अपना रेटिफाई करेंगे जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है और डिपॉजिट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप क्राइटेरिया क्या होगा? तो ये ओपन टू यूनाइटेड नेशन कंट्रीज, जो भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन का पार्ट है उनके लिए इसकी मेंबरशिप, इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ओपन है, इंक्लूडिंग रेंज कंट्रीज होस्टिंग बिग कैट स्पीशीज एंड नॉन रेंज कंट्रीज सपोर्टिंग बिग कैट कंजर्वेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कंट्रीज के लिए ओपन है, और किसके लिए ओपन है? जो रेंज कंट्रीज हैं होस्टिंग बिग कैट स्पीशीज, बिग कैट स्पीशीज को जो होस्ट करती हैं वो कंट्रीज, और जो इन बिग कैट के कंजर्वेशन को सपोर्ट करती हैं नॉन रेंज कंट्रीज, उन सारी कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। वो सारी कंट्रीज जो हैं वो भी मेंबरशिप गेन कर सकती हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चर्चा हो गई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको कब लॉन्च किया गया था और कब स्टैब्लिश किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्थापित किया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब इनिशिएट किया गया था? तो 1973 में इनिशिएट किया गया था। 2023 में उसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे, जिसके उपलक्ष्य में क्या किया गया था, जिसको कमोमरेट करने के लिए क्या किया गया था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई थी 9 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और फिर अप्रूवल कब मिला था? अप्रूवल स्टैब्लिश करने के लिए अप्रूवल मिला था फरवरी 2024 में विद आईबीसीएस हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहां पे स्थापित किया गया है, कहां पे लोकेटेड है, कहां पे स्टैब्लिश किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, बजट क्या दिया गया है? तो वन टाइम बजटरी सपोर्ट दिया गया है 150 करोड़ का फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखना है। 150 करोड़ का वन टाइम बजटरी सपोर्ट दिया गया है 5 वर्षों के लिए, 2023-24 से 2027-28 तक। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लॉन्च की और उसके एस्टैब्लिशमेंट की, साथ ही साथ कितना बजटरी सपोर्ट मिला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, किन किन कैट्स को
ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है कंजर्व करेगा। तो कंजर्वेशन जो फोकस है, दिस विल एम एट कंजर्विंग 7 बिग कैट स्पीशीज। याद रखिएगा 7 बिग कैट स्पीशीज को कंजर्वेशन किया जाएगा। कौन कौन से? टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, जैगुआर हो गया और पूमा हो गया। ठीक है, तो ये 7 स्पीशीज हैं बिग कैट की जिनको कंजर्व किया जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर। लीडरशिप कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो डायरेक्टर जनरल है आईबीसीए के, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के, एसपी यादव जी। इसका हेडक्वार्टर्स हमने देखा, लोकेशन कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्टैब्लिशमेंट देखा था 9 अप्रैल 2023 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये पूरी चर्चा हो गई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। चर्चा करते हैं इनिशिएटिव चंद्रयान से चुनाव तक की। देखिए नाम देखिए आप, चंद्रयान से चुनाव तक, चंद्रयान से चुनाव तक। ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है ये इनिशिएटिव? तो ये इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। याद रखना है आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है चंद्रयान से चुनाव तक। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वोटर अवेयरनेस बढ़ाई जाए, वोटर पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए यूजिंग फ्यूचरिस्टिक स्पेस्ड थीम एक्सपीरियंस। ठीक है, स्पेस थीम एक्सपीरियंस के साथ साथ वोटर अवेयरनेस और वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कहां पे? अभी आपको पता होगा हाल में ही दिल्ली के इलेक्शंस हुए, कल ही हुए हैं। तो कल के ही दिल्ली इलेक्शंस में विकासपुरी में, वेस्ट दिल्ली में जो आता है, वेस्ट दिल्ली विकासपुरी में ये इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, थीम इंस्पिरेशन कहां से है? तो चंद्रयान या गगनयान जो मिशन है इंडिया का, उससे इंस्पायर्ड ये थीम है चंद्रयान से चुनाव तक। इसमें हाइलाइट्स क्या है? तो इसमें जो पोलिंग बूथ हैं जहां पे वोट डाले जाते हैं वो स्पेस थीम रहेंगे। दिस विल फीचर मॉडल्स ऑफ चंद्रयान एंड गगनयान। साथ ही साथ इंटरैक्टिव डिस्प्लेज होंगे प्लैनेट्स के यूजिंग बायोस्कोप एंड टेलीस्कोप फॉर एजुकेशनल पर्पस। साथ ही वोटर्स को लुभाने के लिए या वोटर्स को और इंस्पायर करने के लिए, वोटर पार्टिसिपेट ज़्यादा हो, इसके लिए क्या होगा, एस्ट्रोनॉट एस्कॉर्ट्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट एस्कॉर्ट्स यूज़ किए गए हैं वोटर्स के लिए। तो वॉलेंटियर्स ड्रेस्ड एज एस्ट्रोनॉट्स एकम्पनी वोटर्स। तो वोटर्स के साथ साथ क्या होंगे, एस्ट्रोनॉट एस्कॉर्ट्स वॉलेंटियर करेंगे, उनके साथ जाएंगे, एकम्पनी करेंगे, विच विल एड एन एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी। स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं एल्डरली वोटर्स के लिए। सीनियर सिटीजन जो है उनको वेलकम किया जाएगा गुलाब देके, रोज देके और साथ ही साथ वार्म ग्रीटिंग्स के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रयान से चुनाव तक किसकी इनिशिएटिव है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है। कहां पे शुरू की गई थी? तो विकासपुरी वेस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में ये शुरू की गई थी, चंद्रयान से चुनाव तक नाम की इनिशिएटिव। फिर चर्चा करते हैं फोर्ट विलियम की। तो फोर्ट विलियम जो है, कहां पे है फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम है कोलकाता में। ठीक है, कैलकाटा में है, कोलकाता में है फोर्ट विलियम। वहां पे क्या किया गया है, इसका नाम बदल के अब विजय दुर्ग रख दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है विजय दुर्ग नाम से जाना जाएगा। विजय दुर्ग किसका नाम रखा गया है? तो फोर्ट विलियम जो है अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। फोर्ट विलियम विल बी रीनेम्ड एज विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम की बात करें तो इसको 1781 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया था, ब्रिटिश ने बनाया था 1781 में, नेम्ड आफ्टर किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, और आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ये एक तरीके का मिलिट्री बेस था इंडिया का। ठीक है, इंडिया में मिलिट्री बेस था ब्रिटिश का। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिली, तो ये सर्व करने लगा, फोर्ट विलियम सर्व करने लगा एज ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स सेटअप किया गया था इंडियन आर्मी का फोर्ट विलियम्स में, और अब उसका नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया गया है। विजय दुर्ग क्यों रखा गया है? तो ये इंस्पिरेशन मिली है विजय दुर्ग फोर्ट। विजय दुर्ग जो एक किला है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग कोस्ट में। ठीक है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग कोस्ट में एक विजय दुर्ग किला है जिसके नाम पे फोर्ट विलियम नाम को रखा गया है। ठीक है, फोर्ट विलियम का नाम बदला गया है। विजय दुर्ग सर्व्ड एज क्रूशियल नेवल बेस अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये जो विजय दुर्ग था महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग कोस्ट पे, ये क्रूशियल नेवल बेस था छत्रपति शिवाजी महाराज के जब रूल में महाराष्ट्र था, तब वहां पे क्या होता था, तब वहां पे जो विजय दुर्ग किला है महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग कोस्ट में, वो क्रिटिकल नेवल बेस था छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो आपको याद रखना है फोर्ट विलियम अब किस नाम से जाना जाएगा? विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। और विजय दुर्ग कब बनाया गया था, मतलब फोर्ट विलियम कब बनाया गया था? 1781 में बनाया गया था एंड इज नेम्ड आफ्टर किंग विलियम थर्ड। ठीक है, ऑफ इंग्लैंड। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में दिस सर्व्ड एज ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी।
चर्चा करते हैं वाटरशेड यात्रा की, जिसको शुरू किया गया है यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने वाटरशेड यात्रा शुरू की है। कब लॉन्च किया गया है? 4 फरवरी 2025 को ये वाटरशेड यात्रा नाम का इवेंट शुरू किया गया था। इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अवेयरनेस रेज करना अबाउट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो मिट्टी और पानी के कंजर्वेशन को लेकर, संरक्षण को लेकर क्या है, मृदा संरक्षण को लेकर और जल संरक्षण को लेकर अवेयरनेस करना, अवेयरनेस बढ़ाना, ये एक मकसद है वाटरशेड यात्रा का, जिसको 4 फरवरी 2025 को शुरू किया गया था यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, साथ ही साथ सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट को प्रमोट करना यूजिंग बेटर एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड्स एंड एनवायरमेंटल हेड्स। वाटरशेड यात्रा का कवरेज क्या होगा? तो 805 प्रोजेक्ट्स कवर किए जाएंगे, 6673 ग्राम पंचायत में कवर किए जाएंगे, कवरिंग 13,587 गांव। ठीक है, तो ये 805 प्रोजेक्ट कवर किए जाएंगे कितने ग्राम पंचायत में? तो 6,673 ग्राम पंचायत में। कितने गांव के? 13,587 गांव के 805 प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाएगा अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। कैंपेन का ड्यूरेशन क्या होगा जो वाटरशेड यात्रा है? तो 60 से 90 दिनों तक ये यात्रा कंप्लीट की जाएगी। साथ ही साथ कुछ और अनाउंसमेंट्स किए गए थे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जिसके अंतर्गत वाटरशेड कम्युनिटी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप के अंतर्गत वाटरशेड कम्युनिटी मॉडल को स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर वाटरशेड जन भागीदारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को अवार्ड किया जाएगा। जो भी सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, कितने का रिवॉर्ड मिलेगा? तो 20 लाख पर विनिंग प्रोजेक्ट एंड हैज अ टोटल प्रोविजन ऑफ 70.80 करोड़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वाटरशेड जन भागीदारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, किसके अंदर? वाटरशेड यात्रा के अंदर। क्या क्या एक्टिविटीज होंगी वाटरशेड यात्रा के अंतर्गत? तो भूमि पूजन होगा और लोकार्पण होगा, वाटरशेड महोत्सव और वाटरशेड की पंचायत ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि डिस्कशन होगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे। श्रमदान और भूमि जल पिच होगी, इसमें क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स पब्लिक पार्टिसिपेशन की मदद से इंक्रीज किया जाएगा। साथ ही साथ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस भी किए जाएंगे, ऑनरिंग कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाटरशेड यात्रा के बारे में जितनी भी चर्चा करनी थी, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स से, इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने सारे कवर किए। चर्चा करते हैं इंडिया के पहले फेरेट रिसर्च फैसिलिटी की। सबसे पहले आप ये जान लीजिए फेरेट क्या होता है। यहाँ पे जो FERRET लिखा है, ये क्या इसका मतलब होता है? तो फेरेट एक एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे गिनी पिग होता है जिन पे टेस्टिंग की जाती है, वैसे फेरेट भी एक जानवर होते हैं जिनमें बायोमेडिकल रिसर्च की जाती है। क्यों बायोमेडिकल रिसर्च की जाती है? क्योंकि फेरेट का जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, इसलिए बायोमेडिकल रिसर्च कंडक्ट की जाती है फेरेट्स पे। ठीक है, तो अब ये फेरेट रिसर्च फैसिलिटी कहाँ पे खोली गई है, कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, कहाँ पे लॉन्च की गई है इंडिया में पहली बार? तो ये ट्रांसनेशनल हेल्थ सर्विस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद हरियाणा में ओपन की गई है, लॉन्च की गई है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी कहाँ पे ओपन की गई है? तो इंडिया की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी जो है इसको लॉन्च किया गया है, पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। किसने इसका अनावरण किया है? इसका इनॉग्रेशन किया गया है डॉक्टर राजेश गोखले जी द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। फैसिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है जो खोली गई है? ये एनहांस करेगा बायोमेडिकल रिसर्च इन इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रमोशन होगा, थेरेपेटिक टेस्टिंग को सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ इंडिया के पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रांग बनाएगा, रोबस्ट बनाएगा। ठीक है, फेरेट्स क्या है? ये आइडियल है, फेरेट्स एनिमल होते हैं, दे आर आइडियल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज रिसर्च। ठीक है, तो इनका जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, इसलिए इनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, इनसे इनके थ्रू वैक्सीन को डेवलप किया जा सकता है और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज यूज फॉर स्टडिंग वैक्सीन एंड ड्रग एफिकेसी। ठीक है, तो पहले उनको वैक्सीन उन पे यूज़ किया जाता है, उन पे ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं और फिर उनके इफेक्ट्स स्टडी किए जाते हैं, उन पर रिसर्च की जाती है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है इंडिया की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी के बारे में। साथ ही साथ इसी
दौरान क्या हुआ है, गर्भिणी दृष्टि डेटा रिपॉजिटरी लॉन्च की गई थी, जो कि साउथ एशिया की लार्जेस्ट मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ डेटाबेस है, जिसके अंदर 12,000 प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न्स और पोस्टपार्टम मदर्स के डेटा है। ठीक है, तो ये भी हल्का सा याद रखिएगा। पर आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी कहाँ पे खोली गई है, तो फरीदाबाद हरियाणा में खोली गई है। फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का महत्व क्या होगा, ये बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करेगी, वैक्सीन डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और थेरेपेटिक टेस्टिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर चर्चा करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स की। तो जीएमआर एयरपोर्ट्स ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल कॉम्पैक्ट क्या है, तो ये सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है एविएशन सेक्टर में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा, इससे जितने भी ऑपरेशन है जीएमआर एयरपोर्ट्स के, वो अलाइन करेंगे यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 प्रिंसिपल्स ऑन ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट एंड एंटी करप्शन, और ये सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जीएमआर एयरपोर्ट्स की जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो सस्टेनेबल एयर डेवलपमेंट में इंक्रीज होगी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की बात करें जीएमआर एयरपोर्ट्स की, तो इनकी जितनी भी जीएमआर मैनेज्ड एयरपोर्ट्स हैं, इन सबको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस मिला है। ये अपनी बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम्स यूज करते हैं, वेस्ट रिडक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं, साथ ही साथ इको फ्रेंडली एयरपोर्ट डिजाइन भी यूज करते हैं। ठीक है, करेंट एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जीएमआर के, तो दिल्ली का जो आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जीएमआर एयरपोर्ट हैंडल करता है। हैदराबाद का, गोवा का और मेडान इंडोनेशिया का जो एयरपोर्ट है वो जीएमआर एयरपोर्ट हैंडल करती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चर्चा करते हैं दुबई के ग्लोबल जस्टिस समिट की। याद रखिएगा, जिसका दूसरा नाम है ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट। ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, ग्लोबल जस्टिस समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये दुबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्या डेट्स होंगी, तो 12-13 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2025 में। ठीक है, 12 और 13 अप्रैल 2025 को दुबई में ग्लोबल जस्टिस समिट का आयोजन किया जाएगा। कौन ऑर्गेनाइज करेगा, तो आई एम पीस कीपर मूवमेंट जो एक संस्था है वो ऑर्गेनाइज करेगी दुबई के ग्लोबल जस्टिस समिट को। ठीक है, पैट्रोनेज किसका मिला है, तो शेख नायान मुबारक अल नयान है, जो कि यूएई मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस है, उनके द्वारा ये एक स्पीयर हेडेड ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट है। थीम क्या होगी, वन प्लैनेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट करना जस्टिस, लव, पीस, साथ ही साथ यूनिवर्सल हार्मनी को स्टैब्लिश करना और दुबई को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पे स्थापित करना फॉर पीस डिस्कशंस। आपने देखा होगा कई बार जो है पीस ब्रोकिंग का काम, पीस ब्रोकर का काम दुबई बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस होंगे इसमें, 28 अवार्ड्स इन जस्टिस लव एंड पीस दिए जाएंगे, चैंपियन जज ऑफ जजेस होंगे, वर्ल्ड वुमेन इन लॉ होंगे, ग्लोबल नॉन वायलेंस अवार्ड दिए जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इनिशिएटिव्स कौन कौन से लॉन्च किए जाएंगे, आई एम पीस कीपर मूवमेंट विच एम्स टू यूनाइट 1 मिलियन पीस कीपर्स ग्लोबली बाय सितंबर 21, 2025, फोकस ऑन 7 ह्यूमन वैल्यूज, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, लव, पीस, टॉलरेंस, यूनिटी एंड होप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दुबई का ग्लोबल जस्टिस सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जाएगा अप्रैल 12-13 में 2025 में, और इसकी थीम होगी वन प्लैनेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। ग्रैमी अवार्ड्स की चर्चा करते हैं, तो 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया था 2 फरवरी 2025 को। वैसे तो बहुत ढेर सारे विनर हैं, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक विनर हम लोग देखेंगे। तो इसमें से चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, जो कि इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और वोकलिस्ट हैं, इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है, बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम की कैटेगरी में चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन को अवार्ड दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके एल्बम का क्या नाम है जिसको अवार्ड दिया गया है, तो इसका नाम है त्रिवेणी, और ये किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है, कोलैबोरेटेड विद वाटर केलरमैन एंड ईडू मात्सुमोटो। अभी हम इनके बारे में भी देखेंगे ये क्या क्या है। अवार्ड की सेरेमनी कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित की गई थी। अभी हमने देखा कि किसके लिए अवार्ड मिला था, किस एल्बम के लिए, तो उसका नाम था त्रिवेणी। त्रिवेणी में कौन कौन से कोलैबोरेटर्स हैं, तो वाटर किलरमैन है जो साउथ अफ्रीका के फ्लूटिस्ट हैं, और ईरू माटुसुमोटो हैं जो कि जापानीज सेलिस्ट हैं, जो शेलो बजाते हैं, शेलो या सेलो जो भी होता है बजाते हैं। ठीक है, अदर अवार्ड के हाईलाइट्स देख लेते हैं, तो एमी एलन जो बनी है पहली विमेन टू विन सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर, ये पहली ऐसी महिला बनी है जिनको सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर के
सम्मान से सम्मानित किया गया है इन नॉन क्लासिकल कैटेगरी। चंद्रिका के बैकग्राउंड की बात करें तो इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और इनको त्रिवेणी नाम के एल्बम के लिए विद वैदिक चांट्स एंड मेडिटेटिव टोन्स के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बियॉन्से काफ़ी चर्चा में रही थी ग्रैमी अवार्ड्स में, तो इनको एल्बम, बियॉन्से का एक एल्बम है जिसका नाम है काउबॉय कार्टर, इसको एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और ग्रैमी इन्होंने 35 बार जीत चुकी हैं। ठीक है, 35 बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 2025 के स्पेशल मेरिट अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए थे फ्रैंकी बेवर्ली, डॉक्टर बॉबी जोन्स, रॉक्सैन शैंट और फ्रैंकी वैली को। ट्रस्टी अवार्ड दिया गया था एनरॉल गार्नर, ग्लिन जोन्स और टानिया लियोन को। टेक्निकल ग्रैमी अवार्ड का सम्मान दिया गया था डॉक्टर लियोन बर्ननेक को। ठीक है, तो खैर आपको इतना नहीं याद रखना है, ये आप स्पेशल मेरिट अवार्ड्स एक बार अवॉइड कर सकते हैं। इंडियन म्यूजिशियंस जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो लगभग ऐसे 25 इंडियंस हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। रिसेंटली अभी पंडित रविशंकर जी को मिला था, जाकिर हुसैन जी को 4 बार मिल चुका है, रिकी केज को मिल चुका है, AR रहमान को मिल चुका है और तन्वी शाह को मिल चुका है। और तन्वी शाह जो थी वो पहली इंडियन फीमेल ग्रैमी विनर थी जिनको जय हो के लिरिक्स के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्पेनिश लिरिक्स लिखा था इन्होंने जय हो का तन्वी शाह जी ने, जिसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था।